आज हम परासरण और कोशिका झिल्ली से होकर होने वाले ट्रांसपोर्ट या कोशिका झिल्ली से होने वाले आवागमन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले मैं आपको कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में कुछ बताता हूँ। आपने फर्स्ट ईयर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो आपने पढ़ा है। तो उसमें हमने ये देखा था कि कोशिका के भीतर या कोशिका से बाहर पदार्थों का होने वाला आवागमन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के या कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। तो इसमें प्लाज्मा झिल्ली जो है वो दो तरह के फंक्शन यहाँ पर करती है। पहली चीज़ कि ये कोशिका झिल्ली के अंदर जो घुले हुए सब्सटेंस हैं जो कि उसके लिए आवश्यक हैं उनको उसके अंदर बनाए रखने का काम करती है, और दूसरा उससे विभिन्न पदार्थों का आवागमन जो है इससे हो सकता है। तो कोशिका झिल्ली से विसरण के द्वारा सब्सटेंस जो है वो अंदर या बाहर आ जा सकते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली की पारगम्यता जो है वो ये निर्धारित करती है कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो कोशिका के अंदर आएगा या कौन सा सब्सटेंस कोशिका से बाहर जाता है। इनका निर्धारण कौन करेगा? पारगम्यता, कोशिका झिल्ली की पारगम्यता। आपने विभिन्न इसके मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा है वो आपको याद है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना आपने वहाँ पर डिटेल में पढ़ी हुई है। यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, और उसके बाद हम हमारे मेन जो टॉपिक है ऑस्मोसिस और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन इस पर आएंगे। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें आपने डिफरेंट मॉडल्स पढ़े हैं, और जो एक्सेप्टेबल मॉडल है, सबसे मान्य जो मॉडल है वो है फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था। और उसमें हमने ये कहा था कि ये बाइलेयर्ड होती है और इसके अंदर फास्फोलिपिड और लिपिड जो हैं वो पाए जाते हैं। इलास्टिक होती है और मोटाई जो है इसकी वो 75 एंगस्ट्रम होती है, जो यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रॉबर्टसन ने जो दिया था। लेकिन इसमें ये देखा गया है कि इसकी जो मोटाई है वो 75 से 100 एंगस्ट्रम या 7.5 to 10 नैनोमीटर के बराबर होती है। इसके अंदर प्रोटीन भी पाई जाती है। तो लिपिड का एक बाइलेयर होता है जिसके अंदर प्रोटीन एम्बेडेड होती है, और आपने ये भी पढ़ा है कि प्रोटीन जो है वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, आंतरिक और बहिर्जात, दो प्रकार की प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है। ये जस्ट एक रिमाइंडर है जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है उसके बारे में। ये इसकी संरचना है जिसके बारे में बता रहा था मैं कि ये लिपिड की बाइलेयर है। इसमें आपने ये भी पढ़ा है उसके अंदर की जो लिपिड है वो उभयधर्मी प्रकार के होते हैं, यानी कि इसमें जल रागी और जल रोधी, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि इसके जो हेड है वो हमेशा बाहर की ओर पाए जाएंगे, क्योंकि ये हेड जो है वो आपका क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल इसकी हाइड्रोफोबिक होती है। प्रोटीन जिसके बारे में बता रहा था आपको कि दो प्रकार की होती है इसके अंदर, एक इंटीग्रल प्रोटीन जो कि इस लिपिड बाइलेयर के आर पार होती है, और एक पेरिफेरल प्रोटीन जो कि सतह पर होती है। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इनको हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं लेंगे। दो लेयर होती है। हेड जो है वो फास्फोलिपिड का होता है, वाटर लविंग होता है, जल क्या कहेंगे इसको, हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, जल रागी। और जो फैटी एसिड की जो टेल होती है वो नॉन पोलर होती है, ये वाटर फेयरिंग होती है, यानी पानी से हमेशा दूर रहती है, यानी हाइड्रोफोबिक होती है। और प्रोटीन जो है वो इसके अंदर धसे हुए रहते हैं। ये यहाँ पर स्ट्रक्चर आपका इसका देख सकते हैं। और ये है आपका जो लिपिड मॉलिक्यूल का हेड, जो कि हम कह रहे हैं कि हाइड्रोफिलिक होगा, वाटर लविंग या जल रागी। और ये टेल है इसकी जो कि हाइड्रोफोबिक होती है, और इसका ये डिटेल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं कि ये इस तरह से इसके अंदर मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट इसके अंदर होता है। ये फॉस्फोलिपिड है और ये लिपिड की बाइलेयर है। इसमें एक लेयर ये ऊपर की ओर है और एक लेयर ये नीचे की ओर है। तो इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन की हमारा जो यहाँ पर उद्देश्य है वो क्या है कि सेल मेम्ब्रेन से किस प्रकार से सब्सटेंस जो है वो आर पार होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पोर्स या होल जो हैं वो छिद्र पाए जाते हैं। इसकी प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो ये सेलेक्टिवली परमेबल या चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली होती है। चयनात्मक रूप से पारगम्य से क्या अभिप्राय है कि ऐसी मेम्ब्रेन या ऐसी झिल्ली जो कि कुछ पदार्थों को
अपने आर पार होने देती है और कुछ पदार्थों को अपने आर पार नहीं होने देती है। यानी वो चयन करती है कि कौन से पदार्थ उससे होकर के बाहर जाएंगे या अंदर आएंगे, यानी आर पार उससे होंगे, और कौन से पदार्थों को रोकना है। तो इसका जो संरचना है वो इसमें इसकी सहायता करती है कि किस प्रकार से ये करेगी। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि बाद में हम इनके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। इस डायग्राम में जो जो चीज़ें बता रखी है वो मैं बताता हूँ आपको कि ये लिपिड की एक बाइलेयर है, ये प्रोटीन है, ठीक है। और इसमें आप ये देखेंगे कि ये कुछ प्रोटीन चैनल्स होते हैं। ये जो प्रोटीन है, जो इंटीग्रल प्रोटीन यहाँ पर दिखाया हुआ है, इसको अगर हम यहाँ देखें तो मैंने आपको कहा था कि इंटीग्रल प्रोटीन क्या है, जो कि लिपिड की दोनों झिल्लियों से, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, इन दोनों झिल्लियों से कांटेक्ट में रहता है। तो ये इसका आउटर साइड है और ये इनसाइड ऑफ दिस सेल है। ये लिपिड की बाइलेयर है और ये प्रोटीन है इसके अंदर। तो इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये इसका ट्रांसफर सेक्शन अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये इसमें एक छिद्र होता है जो कि इसके सब्सटेंस को आर पार होने में मदद करता है। यानी इसका होल की जो साइज जितनी बड़ी है उससे छोटे मॉलिक्यूल जो हैं वो इस प्रोटीन चैनल के थ्रू इसके अंदर आ सकते हैं। बाद में हम इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे कि किस प्रकार से ये होता है। सेमी परमिएबल नेचर, अर्ध पारगम्य झिल्ली या चयनात्मक रूप से पारगम्य इसको कहा जाता है। इसके अंदर से आपका आयंस, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स लार्जर देन वाटर एंड लार्ज मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन डू नॉट मूव थ्रू द मेम्ब्रेन ऑन देयर ओन। इसमें क्या होगा कि जो आयन है वो, दूसरी चीज हाइड्रोफिलिक यानी जल रागी अणु, जो कि पानी के अणुओं से साइज में बड़े हैं, और कुछ और बड़े मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन जो है वो अपने आप मेम्ब्रेन से होकर के और नहीं आ जा सकते हैं। मेम्ब्रेन जो है वो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी जो अभी मैंने बताया आपको, आयंस, प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड, इनके लिए अपारगम्य होती है, इम्परमिएबल होती है। अब किन चीजों के लिए ये परमिएबल होगी? ऐसे जो कि नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर क्या होते हैं? जिनके ऊपर चार्ज नहीं पाया जाता। जैसे वाटर मॉलिक्यूल जो है आपका, वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन वो एग्जांपल यहाँ थोड़ा गलत हो जाएगा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आसानी से इसके आर पार जा सकता है। ये पोलर मॉलिक्यूल किससे कहेंगे हम? जिसके एक सिरे पर धनात्मक चार्ज और दूसरे सिरे पर ऋणात्मक चार्ज होता है, उनको हम बाइपोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे लिपिड हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये आसानी से इसके आर पार जा सकते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि परमिएबिलिटी जो है वो 3 मुख्य कारकों पर निर्भर करती है। एक तो उस पदार्थ की विलेयता, यानी वो जल में घुलता है या नहीं घुलता है। दूसरा, उसके ऊपर चार्ज या आवेश किस प्रकार का है। और तीसरी चीज, सॉल्यूट की साइज। सॉल्यूट किससे कहेंगे? जो कि सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है, घुल रहा है, वो सॉल्यूट होगा। उसकी साइज क्या है? अगर उसकी साइज पोर की साइज से बड़ी है तो वो अंदर नहीं आ पाएगा। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या हैं? सबसे पहला फंक्शन यह है कि ये कोशिका की एक रक्षात्मक आवरण है। इसमें चयनात्मक रूप से पारगम्य ये होती हैं और ये कुछ सब्सटेंसेस को अवशोषित कर सकती है, एब्जॉर्प्टिव फंक्शन। दूसरा, एक्सक्रीटरी फंक्शन, ये इससे होकर के जो वेसिकल वगैरह जो बनते हैं, जिनमें कि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको इससे बाहर निकाल सकती है और एक्सचेंज कर सकती है गैसों का। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसके थ्रू आसानी से अंदर बाहर जा सकते हैं। और क्योंकि ये इलास्टिक है और रिजिड भी है थोड़ी सी, लेकिन उतनी रिजिड नहीं है जितनी कि प्लांट सेल के अंदर आपको सेल वॉल मिलती है, लेकिन ये कोशिका के एक निश्चित आकृति को बनाए रखती है और कोशिका कितनी बड़ी होगी ये उसके आकार को भी नियंत्रित करती है। ओके, हम बात कर रहे थे कि ट्रांसपोर्ट की ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है और इसमें कोशिका झिल्ली किस प्रकार से सहायता करती है। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर के पदार्थ जो हैं वो अंदर जा रहे हैं या बाहर आ रहे हैं, इसको हम ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो इस ट्रांसपोर्ट में ये एक फिल्टर का काम करती है क्योंकि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अंदर आ सकते हैं इसके अंदर, और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं कोशिका के अंदर वो उससे बाहर जा सकते हैं। इस प्रकार से ये होम्योस्टेसिस या समस्थैतिकता का निर्धारण करती है। इसके अलावा 2 कोशिकाओं के बीच में जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है
ये हायर क्लासेज में आप इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। उसको ये एक इम्पोर्टेंट रोल इसके अंदर प्ले करती है कि इसके ऊपर जो है वो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिनसे ये मैसेज लेती है, या ये कुछ ऐसे मैसेंजर्स होते हैं जिनको कि सेल से बाहर छोड़ दिए, जो कि दूसरी कोशिकाओं के रिसीवर पर जाकर के और जुड़ते हैं। इस प्रकार से ये रासायनिक संकेत जो है वो ग्रहण करती है कोशिका के लिए। अब देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये एक वेसिकल है। आपने पहले अमीबा में आपने डाइजेशन पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, वहाँ पर आप इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि वो इस तरह से फूड वेक्यूल बना करके अपने को अंदर सब्सटेंस अंदर ले लेता है फूड का। वेसिकल अलग अलग प्रकार के होते हैं, यहाँ केवल मैं आपको एक एग्जाम्पल इसका दे रहा हूँ। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इसके वेसिकल को बनाने में भी आप ये देखेंगे कि इसकी जो मेम्ब्रेन है वो वही है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भाग होती है। इसको हम फ्लो ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं कि ये जो पार्ट है वो इसका भाग बन सकता है और इसका जो भाग है वो वेसिकल के अंदर आ सकता है। ओके, अब ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म क्या क्या हैं? तो ट्रांसपोर्ट जो है वो दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से, और इसी में हम हमारा जो ऑस्मोसिस है उसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि उसका एक अलग टॉपिक है आपका, तो उसके बारे में हम वहाँ पर डिटेल से चर्चा कर लेंगे। एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? मुख्य रूप से दो चीजें हैं वो ध्यान में रखनी है आपको। एक तो सांद्रता प्रवणता और दूसरा ऊर्जा। अगर वो सांद्रता प्रवणता की दिशा में हो रहा है तो पैसिव प्रोसेस है, और अगर सांद्रता प्रवणता के विपरीत हो रहा है तो वो एक्टिव प्रोसेस है। इसी तरह से इसका अपोजिट लें अगर हम, तो पैसिव प्रोसेस क्या होगा? जिसमें कि वो सांद्रता प्रवणता की दिशा में हो रहा है और कोई ऊर्जा खर्च वहां पर नहीं करनी पड़ रही है, जबकि एक्टिव प्रोसेस में आपको ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। एक्टिव प्रोसेस दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे यहाँ पर। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और इसको हम कहते हैं सुकर्ण विसरण। और सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा आपका सामान्य विसरण। एक है आपका ऑस्मोसिस या परासरण, और दूसरा है बल्क फ्लो, बड़ी मात्रा में होने वाला, और एक है फिल्ट्रेशन यानी छनन का कार्य। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि हमने आपको ये कहा है कि ये सांद्रता प्रवणता की दिशा में होता है। सांद्रता प्रवणता से मतलब क्या है, इस डायग्राम में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। ये जो सांद्रता में अंतर है इसको हम सांद्रता प्रवणता कहते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें आप देखेंगे कि ये अधिक सांद्र विलयन है और ये कम सांद्र विलयन है। जैसे जैसे हम किसी विलायक में किसी विलेय को, जैसे आप पानी के अंदर शक्कर घोल रहे हैं, तो जैसे जैसे आप विलायक में विलेय की मात्रा बढ़ाते जाते हैं उसकी सांद्रता बढ़ती जाती है, और जब उसके अंदर कम होता जाता है जो विलेय जिसको हम कह रहे हैं सॉल्यूट, तो सांद्रता कम होती जाती है। तो ऐसे दो सब्सटेंस जो कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग अलग हों, वहां पर हम सांद्रता प्रवणता की बात करेंगे। तो ये एक तुलनात्मक चीज हो गई है। चलो इसके बारे में हम बात करते हैं डिटेल से। कि पहली चीज कि कोशिका जो है वो ऊर्जा का उपयोग नहीं करती है, इसमें ये ध्यान रखना है आपको। और दूसरी चीज क्या हो गया, सांद्रता प्रवणता की दिशा में हमेशा ये होगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तीन प्रकार हैं इसके अंदर, विसरण, परासरण और बल्क ट्रांसपोर्ट यानी अधिक मात्रा में होने वाला परिवहन। अब डिफ्यूजन क्या है? छोटी कक्षाओं में आपने एक उदाहरण पढ़ा है इसका कि कमरे में हम एक जगह पर अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू जो है वो सब जगह पर हो जाती है, क्योंकि वहां से जो मॉलिक्यूल उससे रिलीज हो रहे हैं वो हवा में तैरते हुए दूर तक चले जाते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि उसके पास में आपको गंध ज़्यादा आएगी, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वहाँ पर आपको गंध उसकी कम मिलेगी, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल को वहाँ ट्रेवल करने में समय लगेगा और वो वॉल्यूम की वजह से फैल जाएंगे। तो ये एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई ऊर्जा की आवश्यकता वहाँ पर नहीं होती है, और मॉलिक्यूल में जो मूवमेंट हो रहा है वो एक नेचुरल काइनेटिक एनर्जी या गतिक ऊर्जा के कारण से होता है। अब कौन कौन से कारक हैं जो कि विसरण को प्रभावित करते हैं?
पहली चीज दूरी, जैसे मैंने बताया था आपको कि अगरबत्ती जल रही है तो उसके पास में आपको खुशबू ज़्यादा आएगी, और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे आपको खुशबू जो है वो कम होती जाएगी। द शॉर्टर द डिस्टेंस द मोर क्विकली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स आर एलिमिनेटेड। ओके, सेकेंड मॉलिक्यूलर साइज, कि अगर साइज क्या है मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल का साइज अगर बड़ा है तो उसको विसरित होने में समय लगेगा, और छोटा है जैसे आयंस हैं या जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो तेजी से विसरित हो जाते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर क्या करेगा, हमने एरो ऊपर की ओर बना रखा है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ विसरण की दर जो है वो बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं, उनकी गति भी यहाँ पर इस टेम्परेचर के साथ में बढ़ती है। देन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि किस प्रकार से अधिक से निम्न की ओर वो हो रहा है। जितना सांद्रता प्रवणता में अंतर होगा उतनी तेजी से विसरण होगा। देन मेम्ब्रेन सरफेस एरिया, कि जिस मेम्ब्रेन की सतह से विसरण हो रहा है वो कितनी बड़ी है। आयतन जो है जितना ज़्यादा होगा, डिफ्यूजन जो है वो उतनी ही तेजी से होगा, क्योंकि उसको फैलने के लिए जगह जो है वो ज़्यादा मिल जाएगी। सिंपल डिफ्यूजन, कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, और मॉलिक्यूल जो है वो उनकी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल यहाँ पर इकट्ठे हैं, तो यहाँ इनकी सांद्रता अधिक है और यहाँ अभी कुछ नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल आसानी से इस डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं डिफ्यूजन के द्वारा। ओके, तो किस मेम्ब्रेन को, किस झिल्ली को हम कहेंगे कि ये पारगम्य है? ऐसी झिल्ली जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दोनों में बिना कोई भेदभाव किए उनको आने जाने देती है। अब सेमी परमिएबल किसे कहेंगे हम? कि ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को तो अंदर आने देती है लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल को अंदर नहीं आने देती है। और एक होता है आपका डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि कुछ सॉल्यूट को अंदर आने देती है और कुछ को नहीं जाने देती है। ठीक है, अब इसमें कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? वो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। ये क्या है? परासरण दाब क्या है कि दो आपने पहले पढ़े हुए हैं, स्फीति दाब या एक हम कहते हैं टर्गर प्रेशर, और एक होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ये दोनों एक दूसरे के हमेशा विपरीत दिशा में काम करते हैं। जैसे कोई भी सब्सटेंस अगर मूव कर रहा है तो सेल क्या होगी, सेल के अंदर उसकी मात्रा बढ़ेगी, और जैसे जैसे सॉल्वेंट अंदर की ओर जा रहा है तो सेल एक्सपेंड होगी, और उसके कारण से प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर दबाव पड़ेगा और प्लाज्मा झिल्ली जो है वो उसको रोकने का प्रयास करेगी। इसको हम टर्गर प्रेशर कहेंगे। तो ये किसके बराबर होता है? पैसेज ऑफ सॉल्वेंट लाइक वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जोन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू देयरबाय प्रिवेंटिंग इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि उसकी मात्रा को रोकने का प्रयास जो है वो करता है। डिफ्यूजन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो सिंपल डिफ्यूजन होता है वो आपका किन किन प्रकार से हो सकता है उसको यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। एक सिंपल डिफ्यूजन जिसको हमने कहा है यहाँ पर कि ऐसे सब्सटेंस जो कि परमिएबल हैं वो आसानी से इसके आर पार आ जा सकते हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी हुई है? लिपिड की बनी हुई है। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि लिपिड में सॉल्युबल होते हैं वो इसके अंदर घुल करके और आसानी से अंदर की ओर आ सकते हैं, और अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है, वहाँ पर आ जाएगा। दूसरा, जो हमने प्रोटीन चैनल की बात करी थी कि इस का जो पोर है उसकी साइज से छोटे मॉलिक्यूल इससे होकर के चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसको कहा जाता है। एक दूसरा प्रकार और है, वो है आपका कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें एक वाहक जो है वो इस अणु को के साथ बाहर जो है उसके साथ में जुड़ता है। फिर इसमें अगर आपको याद हो तो आपने फर्स्ट ईयर में प्रोटीन की प्रकृति, कौन से प्रोटीन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है, उनके प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। उसमें हमने एक मूवमेंट देखा था कि प्रोटीन का जो अणु है वो अपनी अक्ष पर घूम सकता है, रोटेशनल मूवमेंट कहलाता है। दूसरा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है जिसमें कि अंदर वाली साइड बाहर आ सकती है, बाहर वाली साइड अंदर आ सकती है। याद आ गया होगा आपको।
ये उसी गुण के कारण से हो पाता है। इसमें देखिए आपकी ये मॉलिक्यूल जो है वो आकर के और इसके साथ जुड़ जाता है। अब ये जो है आपका लिपिड, ये फ्लिप फ्लॉप करता है, जिसके कारण से ये अब अंदर की ओर आ गया है और ये इसको साइटोप्लाज्म में छोड़ देता है और यहाँ से फिर ये रिलीज होकर के साइटोप्लाज्म में आ जाएगी। ज़्यादातर प्रोटीन का जो ट्रांसफ़र है वो इसी तरह से होता है और एक जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं हम, उसके द्वारा ये होता है कि अगर बाहर किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन हाई है और अंदर लो है, तब वो प्लाज्मा झिल्ली से होकर के और अंदर की ओर आ सकता है। अब हम आ जाते हैं ऑस्मोसिस पर। तो इसको आप ध्यान से समझना कि ऑस्मोसिस क्या चीज़ है और प्राणियों में ऑस्मोसिस किस प्रकार से इम्पोर्टेंस रखता है। तो हमने कहा कि प्लाज्मा झिल्ली जो है वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है। तो हम एक ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि जैसे ये एक बीकर है और मान लीजिए कि ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गई और इसमें दोनों तरफ हमने इक्वल अमाउंट में हमने सॉल्यूशन जो है वो ले लिया है। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिएगा आपने इसके अंदर पानी भर लिया है, पानी भर लिया है इसके अंदर, और आपने क्या किया कि इस वाले पोर्शन में 20 ग्राम शुगर जो है वो आपने घोल ली और इधर वाले में 5 ग्राम घोली है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। इधर वाले में हमने मान लीजिए कि 100 ml दोनों तरफ पानी डाल दिया हमने, 100 ml इधर और 100 ml इधर, और इसके अंदर हमने क्या किया, डिजोल्व कर रखी है 20 ग्राम शुगर और इधर हमने कर रखी है 5 ग्राम शुगर। ठीक है, और ये किससे सेपरेटेड है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली से। अब यहाँ पर सांद्रता किधर ज़्यादा है, जिधर हमने 20 ग्राम जो है वो घोला है। ठीक है, और इधर इसकी ये कम सांद्र है। ठीक है, समझ में आ रही बात मेरी आपके। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं, उनको आप समझिए। यहाँ पर 2-3 टर्म हैं, उनको अगर हम यहाँ समझ लें तो आगे हमारे लिए और आसानी होगी। एक तो हो गया आपका सॉल्वेंट, जो कि इस केस में पानी है। दूसरा हो गया आपका शुगर, जो कि सॉल्यूट या विलायक है। इन दोनों की विलयन की सांद्रता अलग अलग है। दूसरी चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि ऑस्मोसिस में हम आगे जो मैं टर्म बताने जा रहा हूँ ये तुलनात्मक हैं, यानी हम यहाँ पर इन दो विलयन की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरफ हमने शुगर ज़्यादा घोली है उधर आपका सांद्रता ज़्यादा है किसकी, शुगर मॉलिक्यूल की। लेकिन अगर हम अनुपात की तुलना करें तो इसमें पानी जो है वो क्या हो गया, कम हो जाएगा, और इधर पानी और शुगर के अणुओं का अनुपात जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कंपैरेटिवली पानी के अणुओं की जो सांद्रता है वो किस में अधिक है, ऐसा विलयन जिसमें कि हमने 5 ग्राम शुगर ही घोली है। तो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, विलयन जो है वो सांद्रता के आधार पर 3 प्रकार के हो सकते हैं और ये तुलनात्मक है। पहले को हम कहते हैं अति परासरी, यानी जिसमें सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा घुला हुआ है, उसकी तुलना में जिसमें कम घुला हुआ है उसको हम कहेंगे अल्प परासरी। अति परासरी हाइपरटोनिक, ये वाला हो गया आपका, और ये हाइपोटोनिक हो गया। और जब दोनों तरफ अगर सांद्रता बराबर हो तो उसको हम कहेंगे आइसोटोनिक या समपरासरी। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ शुगर मॉलिक्यूल का नंबर यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, और ये एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में ये काम कर रही है। अब इसको अगर हम इसी स्थिति में छोड़ दें तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जिधर हमने 20 ग्राम शुगर गोली थी 100 ml में, उसका आयतन बढ़ता है, ये पानी ऊपर की ओर चढ़ रहा है। ये जो क्रिया हुई है ये परासरण के द्वारा हुई है। तो इसकी जो परिभाषा है उसको मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सी है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जल के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से एक चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली से होकर अपनी कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना परासरण कहलाएगा। क्लियर है आपको ये? देखिए सांद्रता, हमने कहा कि हमेशा मूवमेंट जो है वो किधर होगा, सांद्रता प्रवणता की दिशा में होगा, क्योंकि ये एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। तो कंफ्यूजन कहाँ से होता है
जब हम एक तरफ तो कहते हैं कि शुगर इसके अंदर घोल रखी है इसलिए ये विलयन सांद्र है, और इधर शुगर कम है तो विलयन जो है वो कम सांद्र है। लेकिन हम यहाँ पर मूवमेंट किसका होगा? प्लाज्मा झिल्ली से जल के अणुओं का मूवमेंट हो रहा है, इसलिए जल के अणुओं की सांद्रता जिधर शुगर ज़्यादा घोली है हमने उधर कम है अनुपात के रूप में, और जिधर हमने शुगर 5 ग्राम ही घोली है 100 ml में उधर जल के अणुओं का अनुपात जो है वो ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि वहाँ जल के अणुओं की सांद्रता अधिक है। तो इसलिए हमने डेफिनेशन एक बार वापस आप ध्यान से सुन लीजिए। इसके बाद में कोई क्वेश्चन इसके अंदर आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है कि परासरण क्या चीज़ है। कोई सब क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि आप परिभाषा इस प्रकार से दें कि वो पूरी तरह से स्पष्ट हो। जल के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से, यहाँ देखिए अपनी अधिक सांद्रता, जल के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर, यहाँ पर भी कम सांद्रता किसकी? जल के अणुओं की, और गमन बीच में एक क्या आ गया आपके? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर। तो इसको डेफिनेशन को एक बार वापस शुरुआत से बताता हूँ मैं आपको। मैं बार बार स्ट्रेस इसलिए देता हूँ कि इससे एक बार हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए तो आगे कोई परेशानी आपको वहाँ पर नहीं आएगी। जल के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से एक चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली से होकर अपनी कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन परासरण कहलाता है। मुझे लगता है कि अब आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ओके, अब टोनिसिटी की जो बात कर रहा था मैं आपको, मैंने वहां समझाया था आपको कि वॉल्यूम को प्रभावित करने की क्षमता कोशिका के अंदर टोनिसिटी कहलाती है। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन और परमेबिलिटी के ऊपर। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जैसे मैंने कहा था कि अगर दोनों तरफ 100 ml पानी लेकर के और हम 5-5 ग्राम शुगर दोनों तरफ घोल दें तो कोई मूवमेंट नहीं होगा वहाँ पर, क्योंकि दोनों तरफ जल के अणुओं की सांद्रता बराबर है। और इस स्थिति में ये जो विलयन बना है ये आइसोटोनिक या समपरासरी विलयन कहलाएगा। दूसरा आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जो केस मैंने पहले बताया था आपको कि एक तरफ आपने 20 ग्राम शुगर घोल रखी है, एक तरफ 5 ग्राम शुगर घोल रखी है, तो जो 20 ग्राम वाला जो सॉल्यूशन है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ नॉन परमिएटिंग सॉल्यूट्स देन दैट ऑफ द साइटोसोल, यानी जहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन हाई होगी, तो सेल जो है वो अगर आप उसको इस तरह से रखते हैं तो कोशिका झिल्ली जो है वो फैल जाएगी। आपने 2 उदाहरण पहले लोअर क्लासेज में पढ़े हैं कि अगर हम जैसे किशमिश जो होती है ना, उसको पानी में रखते हैं तो वो फूल जाती है। और दूसरा आरबीसी को अगर डिस्टिल वाटर में रखा जाए तो वो फूल करके और फट जाएगी। ये लाइसेज या विघटन जो है वो कहलाता है। इसका उल्टा अगर हम करके देखें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, कि अगर हमने शुगर का कंसंट्रेट घोल बना लिया और वो जो फूली हुई आपकी किशमिश है उसको वापस इसके अंदर डाल देते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो वो वापस श्रिंक हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर कोशिका जो है वो पानी लूज कर रही है, उसमें से पानी बाहर निकल रहा है, क्योंकि बाहर जो है सोल्यूट की सांद्रता अधिक है और पानी के अणुओं की मात्रा जो है उसके अंदर तुलनात्मक रूप से कम है। तो जो सेल है वो फूल जाएगी। तो क्लिनेशन कहा जाता है इसको। ये जो उदाहरण मैं बता रहा था आपको यहाँ पर कि अगर आपने किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा है तो वो फूल जाएगी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है तो उसके शेप में कोई अंतर यहाँ पर नहीं आएगा, और अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होगा? वो सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। ये देखिए आप, हाइपोटोनिक में रखा हमने तो इस तरह से फूल जाएगी, आइसोटोनिक में रखा तो ये बिल्कुल उसका आरबीसी है। ये आप जानते हैं कि ये आरबीसी जो है वो बाइकॉनकेव होती है, यहाँ से पे भी अवतल होगा, पीछे वाले सिरा भी अवतल होगा और किनारे इसके मोटे होंगे। और अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो ये श्रिंक हो जाएगी। इस डायग्राम में कंपेरेटिवली आपको ये छोटी नहीं लग रही है, लेकिन उसमें भी ये छोटी होकर के गोलाकार जो है वो हो जाएगी। ओके, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में।